जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसी टेक्निक जिसके बिना आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है, जिसके बिना आप कभी भी सिक्योर्ड फील नहीं कर सकते हो कि आप अमंग द टॉपर्स आ जाओगे। ये टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं जाने अनजाने में अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करते हो, बट जरूरी नहीं है कि पूरी तरह इंक्लूड करते हो। बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होंगे जो सही से इस टेक्निक को फॉलो करते होंगे। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक सेशन बनाया था जिसमें मैंने एक टेक्निक डिस्कस की थी, जो कि मैं बोल रहा था कि 0.01% ही स्टूडेंट्स इस टेक्निक को समझते हैं और अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करते हैं। उस टेक्निक का एक पार्ट था कि किस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन में एक फीडबैक मैकेनिज्म यूज करके अपनी प्रिपरेशन को अप टू द मार्क रखना है, सही ट्रैक पे रहना है। आज के सेशन से आपको उसके रिगार्डिंग भी हेल्प मिलेगी कि वो फीडबैक मैकेनिज्म एक्चुअली में यूज कैसे करना है, क्योंकि उस सेशन के बाद कई स्टूडेंट्स को ये क्लैरिटी नहीं थी कि जो मैं फीडबैक मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ वो किस तरह से हमारी प्रिपरेशन में यूटिलाइज होगा, सो दैट हम अमंग द टॉपर्स आए। देखो दोस्तों, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद आपका हो सकता है कोचिंग सेंटर पे कोई टेस्ट हो, या आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन की हो, उससे रिलेटेड आपने टेस्ट दिया हो, पार्शियल सिलेबस कंप्लीट किया फिर टेस्ट देते हो, फुल सिलेबस के बाद दोबारा कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, या अपने कोचिंग सेंटर पे ही टेस्ट देते हो, तो इन टेस्ट के अंदर आपकी कुछ परफॉर्मेंस होती है। तो हो सकता है कुछ टेस्ट में आप अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो और कुछ में ना हो। सो जब भी आप कोई टेस्ट देके आते हो, चाहे आपने उस टेस्ट में टॉप किया हो, बट उसमें कुछ ना कुछ एक सीखने की गुंजाइश होती है, कहीं ना कहीं आपकी कमी होती है। अगर आप खुद के साथ सेटिस्फाइड हो जाओगे ना ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेज कि मेरी कोई कमी नहीं थी इस टेस्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे, कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, और यही कमी आपके फाइनल डे पे जब आपका एक्चुअल में एग्जाम होगा आपको फेलियर फेस करवा सकती है, या आप अपने 100% पोटेंशियल के साथ हो सकता है उस दिन परफॉर्मेंस ना दे पाओ। आज के सेशन से हमें ये इंश्योर करना है कि किस तरह से आप अपने 100% पोटेंशियल के साथ एग्जाम डे पे परफॉर्म करो। और उसके अलावा ये सेशन उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि मान लो एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, उसमें फेलियर फेस करते हैं और उसके बाद उनको नहीं समझ आता है कि किस तरह से खुद को इंप्रूव करें, सो डैट नेक्स्ट टाइम इस चीज की हमें गारंटी रहे, अंदर से एश्योरेंस रहे कि हम सक्सेस हासिल करेंगे। जब भी आपने मान लो कोई एग्जाम दिया, कोई मॉक टेस्ट दिया या कोई एक्चुअल एग्जाम देके आया, उसके बाद आपको लगा कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या इवन अच्छी भी है, तो एक आपको डिटेल्ड सेल्फ एनालिसिस करना है। किस तरह से करना है? आपको एक टेबल बनाना है इस तरह से, जिसके फर्स्ट कॉलम में आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर, सेकंड में लिखोगे नो आइडिया। हम यहाँ पे बेसिकली अलग अलग सिचुएशंस बना रहे हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा है, यहाँ पे हमने उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना है जो कि हमारे टेस्ट में गलत हुए थे। वो नहीं हमने एनालाइज करने जो कि सही हुए थे। हाँ, उनको एनालाइज जरूर करोगे। मान लो आप कोई तुक्का मार के आया, वो भी इसमें इंक्लूड करोगे। ये नहीं सोचना कि तुक्का मार के आ गया वो सही हो गया तो मुझे उसका एनालिसिस नहीं करना, उसको एनालाइज करोगे। तो यहाँ आपने क्वेश्चन नंबर डाल दिया और यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटीज लिख दी कि किस वजह से वो क्वेश्चन आपका गलत हुआ या उसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। पहली पॉसिबिलिटी, नो आइडिया, आपको कोई आइडिया नहीं था उस क्वेश्चन का। मे बी आपने वो चैप्टर स्किप कर रखा था, या उस चैप्टर का वो सब सेक्शन स्किप कर रखा था जिससे वो क्वेश्चन रिलेटेड था, या वो एक्स्ट्रा डिफिकल्ट क्वेश्चन था जितना आपने नहीं एक्सपेक्ट किया था। दूसरा, हाफ नॉलेज। मान लो 4 स्टेटमेंट्स दे रखी थी, अब उनमें से 2 या 3 के रिगार्डिंग आपको आइडिया था, 1 के रिगार्डिंग आपको आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। आपने एलिमिनेशन मेथड भी लगा लिया, तब भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ऑप्शंस इस तरह से थी कि 4 की 4 स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग आपको फुल आइडिया होना चाहिए था। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हाफ नॉलेज की कैटेगरी में डाल दो। फिर लेंथी क्वेश्चन, मान लो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें पता होता है कि हमें आते हैं, हम कर लेंगे, बट वो हमें लगता है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कैलकुलेशंस जो इन्वॉल्व हैं या स्टेप्स जो इन्वॉल्व हैं, उसकी वजह से इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, देन दैट क्वेश्चन विल बी एट द कॉस्ट ऑफ मे बी 3-4 क्वेश्चंस। उतने टाइम में मैं 3-4 छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं। तो आप हो सकता है इनिशियली इस तरह का क्वेश्चन अवॉइड कर दो, तो उसको इस कैटेगरी में डालना है कि आपको आता था बट लेंथी होने की वजह से आपने अपनी मर्जी से छोड़ा है। उसके बाद सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक हम किसको बोल रहे हैं कि आता था क्वेश्चन बट कैलकुलेशन में कहीं गलती कर दी, या गलती से कोई स्टेप के अंदर आपने सिली सी मिस्टेक कर दी जो कि आपको रियलाइज होगी एकदम से बाद में, आता था मुझे बट मैंने कोई बेवकूफ़ी कर दी, तो ये आप उस कैटेगरी में डालोगे। उसके बाद अर्ली कंक्लूजन। कई बार हम बहुत जल्दी में होते हैं, क्वेश्चन आता होता है बट जल्दी के अंदर हमने
ऑप्शन अभी अच्छे से एनालाइज किए नहीं, फटाफट अपना आंसर मार्क कर दिया। ये सिली मिस्टेक से अलग है। सिली मिस्टेक में हम कैलकुलेशन वाली चीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे है अर्ली कंक्लूजन कि हमने जल्दबाजी दिखाई, क्योंकि इन दोनों चीजों में फर्क है। तो हमें अलग कैटेगरीज डिफाइन करनी है। उसके बाद ओवर थिंकिंग। कई बार क्वेश्चन बेसिक्स से रिलेटेड होता है, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है, बट हम सोच लेते हैं कि जेई का एग्जाम है, जेई एडवांस का एग्जाम है, या यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ गया, इसमें कुछ ना कुछ हिडन है, तो वो हो जाती है ओवर थिंकिंग। तो आपको इस कैटेगरी में वो क्वेश्चन डालना है जो आपको बाद में लगता है कि मैंने इसमें ज्यादा ही इसको ओवर थिंक किया, इस वजह से मैं गलत करके आया हूं। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप देख भी नहीं पाए और वो टाइम की शॉर्टेज की वजह से थे, तो टाइम, आपकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे और आपसे वो क्वेश्चन मिस हो गए, तो उनको आप इस कैटेगरी में डाल दोगे। तो अब आप वन बाय वन उन क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे जो कि आपके गलत हुए या आपने तुक्का मारा था और सही हो गया। मान लो आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 को एनालाइज करते हो, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन जो था वो आपका गलत हो गया। जब आपने देखा कि गलती क्या की, तो आप देखते हो कि मैंने ये सिली मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन मुझे आता था बट मैंने सिली मिस्टेक कर दी इसके अंदर किसी एक स्टेप में जाके। फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हो, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाए? आपको हाफ नॉलेज थी इसके रिगार्डिंग। फिर आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हो, वो देखते हो कि वो भी आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने अर्ली कंक्लूजन निकाल दिया। फिर आप क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हो, वो देखते हो आपने ओवर थिंकिंग की वजह से गलत कर दिया, आता था बट कहीं ना कहीं ओवर थिंक किया, ओवर कुक किया क्वेश्चन को। उसके बाद आप मान लो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हो, आप देखते हो इसके रिगार्डिंग मुझे कोई आइडिया नहीं था, बिल्कुल आइडिया नहीं था, मे बी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था या मैंने ये चैप्टर छोड़ रखा था। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हो, वो आप देखते हो इस कैटेगरी में फॉल करता है कि वो क्वेश्चन लेंदी होने की वजह से आपने जान के छोड़ा था। आपको आता था बट आपने ये रियलाइज किया कि अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा देन दैट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे जो कि मुझे आते होंगे। तो आपने समझदारी इस चीज में दिखाई कि ये लेंदी क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं। इसी तरह से आप फर्दर और क्वेश्चन में आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपके छूट गए हो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, आपकी स्पीड में थोड़ी कमी रह गई हो जिसकी वजह से आप वो आते हुए क्वेश्चंस या कह लो कि ना आते हुए क्वेश्चंस थे जो आपके छूट गए, आप देख ही नहीं पाए हो। तो अब इसके बाद आपने हर कैटेगरी के अंदर ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आपने टोटल देखना है। किसी भी कैटेगरी में मान लो 2-3 क्वेश्चंस ही हैं, ज्यादा नहीं है, तो दैट मीन्स आपको ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन फैक्टर है। कोई भी आप अपनी कैटेगरी उठा लोगे तो कुछ एक क्वेश्चंस तो हर एक इंसान के उन कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं, बट आपने उन कैटेगरीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। मान लो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है जिनके रिगार्डिंग आपको आइडिया ही नहीं था, तो दैट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन लैकिंग है, उस टॉपिक से रिलेटेड या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अभी आपकी प्रिपरेशन में बहुत कमी है, क्योंकि तभी आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस जितना लेवल चाहिए उससे हाई लेवल के हों, वो चीज अंडरस्टूड है कि ठीक है मॉक टेस्ट के अंदर कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कि एक्चुअल एग्जाम से बहुत हाई लेवल के होते हैं, उनके रिगार्डिंग आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। बट आपको लगता है कि जेन्युइन लेवल के थे बट स्टिल आपको नहीं आते थे, तो आपको अभी हार्डवर्क करने की बहुत जरूरत है। उसके बाद हाफ नॉलेज वाले मान लो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, तो दैट मीन्स आप टॉपिक्स कवर तो कर तो रहे हो बट थरोली कवर नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी कमी रह रही है। तो ऐसे केस के अंदर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, अभी आपको और काम करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स का आपको आइडिया था बट चौथी के रिगार्डिंग आइडिया नहीं था। 1-2 क्वेश्चंस में चल जाता है बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं तो नहीं चलेगा। उसके बाद आपको लेंदी क्वेश्चंस देखने हैं। अगर बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं, ये सोचा है कि हाँ ये लेंदी क्वेश्चन है और बहुत से क्वेश्चन इंटेंशनली ऐसे छोड़ दिए हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में गड़बड़ी हो सकता है जो क्वेश्चंस आपको ये लेंदी लग रहे हैं एक्चुअल में ये लेंदी ना हो, कोई ना कोई और बेसिक टेक्निक हो, कॉन्सेप्ट हो जिसकी वजह से ये कम स्टेप्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन हो बट आपको लेंदी लग रहा है। तो आपको एक बार इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा उन क्वेश्चंस का, जानना होगा कि कहीं आपके थॉट प्रोसेस में तो नहीं गलती है। सिली मिस्टेक्स बहुत सारे क्वेश्चन में कर रहे हो तो गड़बड़ है, 2-3 क्वेश्चन में हर इंसान कर देता है, टॉपर भी कर देता है, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चन में कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी में गड़बड़ है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी चाहिए, सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलेगा। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर एक्यूरेसी। वो कैसे होगा? बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार टेस्ट दो, बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सो दैट इस सिली मिस्टेक वाली चीज को आप ओवरकम करो। अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करो, उसी की वजह से सिली मिस्टेक होती है जब उसकी कमी होती है। उसके बाद अर्ली कंक्लूजन। अगर मान लो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपने गलत किए जो कि आपको आते थे बट जल्दबाजी में आपने कर दिए, ओवर एक्साइट हो जाते हो फटाफट, हाँ कि ये मुझे आता है, कोई ना कोई
जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिस कर देते हो, एक छोटा सा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देते हो, ऑप्शन में कोई चीज आप गड़बड़ कर देते हो। एक चीज आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, कई बार हमें क्वेश्चन आता होता है तो हम क्या करते हैं, फटाफट ऑप्शन पे हमारा उस पर ध्यान जाता है जो कि हमें लगता है आंसर है, चाहे आपको पता हो कि यही आंसर है। एक बार सारी की सारी ऑप्शंस देखनी जरूर चाहिए, चारों की चारों ऑप्शंस के ऊपर एक नजर मारने में कोई टाइम नहीं लगने वाला है, तो आपको एक बार देखनी जरूर है। वो न्यूमेरिकल वाले में ठीक है, आपने एक आंसर निकाला तो आपको पता है ये ऑप्शन का मैच कर रहा है तो ठीक है, बट जो फैक्ट बेस्ड चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपको ध्यान रखना है। तो अपने अंदर थोड़ा ठहराव लाओ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट के अंदर इस चीज की प्रैक्टिस करो कि आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर एनालिसिस करो उसका, उसके बाद आंसर पे आप पहुंचो और उसके बाद अपना आंसर मार्क करो। इसके बाद ओवर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कई बार आपको क्वेश्चंस आते होते हैं बट आप गलत कर देते हो ओवर थिंकिंग करके, ये सोच के कि इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतना सिंपल सा एक स्टेप का क्वेश्चन कैसे आ गया, ये तो डायरेक्टली एक बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। आपको ये बात समझनी होगी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बेसिक से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, एक एक स्टेप के क्वेश्चन होंगे या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर आप कर रहे हो और उसकी वजह से बहुत क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो दैट मीन्स आपकी पकड़ अपने बेसिक्स पे अच्छी नहीं है, आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने बेसिक्स के ऊपर। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ जब एक प्रॉब्लम देखते हो उसको अपने बेसिक्स के साथ रिलेट करते हो, कोरिलेट करते हो और कंक्लूजन पे पहुंचते हो। सो ऐसे केस में आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो कि ये इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया, मैं भी इस पे और टाइम लगाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट भी कर रहे हो और नेगेटिव मार्किंग भी करवा रहे हो। तो आपको एड्रेस करना होगा इस चीज को भी। उसके बाद आपने शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से कई सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, कुछ एक छूट गए कोई बात नहीं, बहुत सारे छूट रहे हैं तो दैट मीन्स आपकी स्पीड में कमी है। और स्पीड कैसे बढ़ेगी? अगेन प्रैक्टिस से। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, प्रॉब्लम्स अलग से भी सॉल्व करो और टेस्ट भी ज्यादा से ज्यादा दो। तो जब आप इस तरह से एनालिसिस करोगे, सारी की सारी अपनी जो पॉसिबिलिटीज हैं किसी भी क्वेश्चन के गलत होने की या ना अटेम्प्ट कर पाने की, वो लिख दोगे। हो सकता है आपके दिमाग में और भी कोई पॉसिबिलिटी आ जाए, आप उसको भी ऐड कर सकते हो, बट हमने मेजर जो पॉसिबिलिटीज हैं वो सब की सब लिख दी हैं। जब इस तरह से एक एनालिसिस करोगे आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हर एक टेस्ट के बाद, जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे उसके बाद आपको एनालिसिस करना है। मान लो एक्चुअल एग्जाम देके आए, उसमें फेलियर हो गया, उसके बाद भी इसका डिटेल्ड एनालिसिस करना है, तो आपको एक कंक्लूजन मिलेगा कि मेरी कहाँ कमी रह गई थी। इसके बाद जब आपको अपने पॉइंट्स पता चलते हैं, कुछ एक इनमें से आप टारगेट करते हो कि ये चीजें हैं जो मैं लैक कर रहा हूं, तो उसके बाद आप अपने टीचर्स से कंसल्ट करो जाके या किसी से एडवाइस लो कि हाँ मेरी ये कमी है, इस फैक्टर में कमी है, तो मैं इस पे कैसे काम करूं। जब आप किसी भी एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और सीधा जाके रोने लग जाते हो अपने टीचर के पास या अपने किसी और इंसान के पास जिससे आप एडवाइस लेते हो, तो उसको भी नहीं पता चलेगा, वो ज्यादा से ज्यादा आपको कंसोल कर देगा, नहीं और हार्ड वर्क करो, अभी कमी है। और उसको नहीं पता कि आप एक्चुअल में गलती क्या करके आए हो, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही निकाल सकते हो, आप ही डिराइव कर सकते हो इस एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है और आपसे बेहतर आपका एनालिसिस कोई नहीं कर सकता है। डिराइव करो अपनी कमी, उसके बाद कंसल्ट करो अपने टीचर्स को या ऐसे लोगों से जिनसे आप एडवाइस लेते हो। सो बेसिकली हमने क्या किया, पूरे के पूरे एग्जाम का जो आप देके आए हो, पेपर देके आए हो, एग्जाम देके आए हो, उसका पोस्टमार्टम कर दिया। बेसिकली हमने अपने फेलियर का पोस्टमार्टम कर दिया है, उसके बाद हमने उस पर काम किया है। इस तरह से जब आप अपनी स्ट्रेटेजी रखोगे तो आप देखोगे कि हर एग्जाम के बाद आपकी इंप्रूवमेंट होती जा रही है, हर मॉक टेस्ट के बाद आपकी इंप्रूवमेंट होती जा रही है। देखो, जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपका ग्राफ सीधा आपको एक ऑप्टिमम कॉम्पिटेंसी लेवल पे नहीं ले जाता है। अगर आप एक्स एक्सिस पे टाइम देखोगे और यहाँ पे कॉम्पिटेंसी लेवल लिखोगे तो आप कभी भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपने प्रिपरेशन की बेस्ट टू बेस्ट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट की, बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया, रिवीजन भी की, क्वालिटी रिसोर्सेज रेफर किए, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि अगर इस लेवल की कॉम्पिटेंसी चाहिए तो आपका ग्राफ सीधा इसको पार कर जाएगा। नहीं, जब आपने अपनी सिलेबस कंप्लीट किया तो अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, अच्छे रिसोर्सेज के साथ अभी आप लैक करते हो कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटेंसी लेवल चाहिए उस एग्जाम के अंदर सक्सेस हासिल करने के लिए। जब आप इस तरह के टेस्ट देते हो और उसके बाद इस तरह से एनालिसिस करते हो, आप अपने फेलियर्स को बेसिकली एनालाइज कर रहे हो, तो उस केस में स्टेप बाय स्टेप आपका लेवल बढ़ता है। हर फेलियर के बाद आप जब सीख रहे हो तो आपका लेवल बढ़ रहा है। अगर फेलियर्स के बाद सीख नहीं रहे हो तो आपका ग्राफ यही जाता जाएगा, स्टेग्नेशन आ जाएगा।
तो जब आप अपने हर फेलियर के बाद एनालिसिस करके सीख रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, आपका स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है और आप इसको पार कर जाओगे। और जितना ज्यादा सीखते चले जाओगे उतना अमंग द टॉपर्स पहुंचते चले जाओगे। ये आपको देखना है कि कितना आप सीखते हो। कभी भी अपने टेस्ट की परफॉर्मेंस से आपने सेटिस्फाइड नहीं होना है। अगर नहीं होगे तो डेफिनेटली अमंग द टॉपर्स आ जाओगे। दोस्तों एक बात समझ लो कि जब भी आपका कभी फेलियर होता है या आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, तो उसके बाद सक्सेस का जो रास्ता है, अगर मान लो ये मैं सक्सेस की तरफ रास्ता डिफाइन कर रहा हूं, या ये आप कह लो कि जो इंसान अनसक्सेसफुल होता है, एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा कहते हैं कि फेलियर से सीख सीख के ही सक्सेसफुल बनता है। तो ये जो सक्सेस की तरफ जो रास्ता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज से होके जाता है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। जो ये सेल्फ एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, जब तक आपका सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा ना, तब तक आप फेलियर से नहीं सीखोगे और सक्सेस की तरफ नहीं जाओगे। अगर ये फैक्टर ना आया ना, यहां पे यही फैक्टर मिसिंग होता है। जो बंदे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, जो पाना चाहते हैं लाइफ में नहीं पाते हैं, वो इसीलिए नहीं पाते हैं क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन की बहुत कमी रहती है। सीखना ही नहीं चाहते, ये मानना ही नहीं चाहते कि मेरे अंदर कहीं कमी है। सो दोस्तों, फेलियर से आपको जिंदगी में कभी भी नहीं घबराना है। आपके फेलियर्स आपके लिए बहुत कीमती हैं। ये आपकी उस सीढ़ी के कदम हैं जो कि आपकी सक्सेस की तरफ आपको आगे लेके जाते हैं। बट इन सीढ़ियों के हर कदम पे आगे बढ़ने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिक्वायर्ड है, वो है हर कदम पे सेल्फ रियलाइजेशन। जय हिंद।